हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी का जेपीएससी प्री 2026 में जो आयोजित हुआ था उसका पेपर 1 है ना। तो चलिए हम लोग पूरे अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मौजूद होती है? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन 20.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78.04% होता है। तो और उसके बाद हीलियम होता है और नियॉन होता है। ठीक है, हम लोग दिए गए ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में मौजूद है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमको जजमेंट लेना है, तो यहाँ पे आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, सबसे प्रमुख कारण क्या है ओजोन लेयर डिप्लेशन का? तो हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज्ड बाय वेरियस रीजन। पहला तो है रेफ्रिजरेंट, दूसरा है एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, इसके बाद हेलोन्स, हेलोन नामक जो है कि केमिकल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या है ना, ये हाईली पोटेंट है, हाईली पोटेंशियल है या हाईली पोटेंट है टू डिप्लेट द ओजोन because it is widely used in fire extinguisher। ओके, बहुतायत या बहुत प्रचुर मात्रा में हमें इसे यूज करते हैं जब भी कभी फायर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग कर लाना पड़ता है, जब कभी इलेक्ट्रिकल फायर हो, है ना। तो हम लोग हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ये नॉलेज में हम लोग को रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड, तीसरा रीजन है मिथाइल ब्रोमाइड में भी यूज होता है। मिथाइल ब्रोमाइड के प्रयोग से भी ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। इसको हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर फ्यूमिगेशन। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल
मिथाइल क्लोरोफॉर्म नेचुरल कॉज में, प्राकृतिक कारण में, है ना। अब आपका है वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट होने से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके कारण हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस किए। इसके बाद आता है सवाल, 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये यूएसए के यूएसए के न्यू हैम्पशायर, यूएसए के न्यू हैम्पशायर में आयोजित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। कब आयोजित हुआ था? जुलाई 1944 को, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ये ब्रेटन वुड सम्मेलन का? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 44 एलाइड नेशंस को, 44 एलाइड नेशंस को साथ लाकर उन्होंने किस बात पर चर्चा किया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। आर्थिक और मौद्रिक नीति को क्या करना? व्यवस्थित करना इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें से कुल 44 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 44 देशों ने भाग लिया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका जो है दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ? दोहा में जो है विकास दौर, दोहा डेवलपमेंट राउंड शुरू हुआ था। दोहा विकास दौर, दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ? 2001, नवंबर 2001। उद्देश्य इसका क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रेड बैरियर को कम करना, है ना। ट्रेड ट्रेड बैरियर को कम करना या समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था? दूसरा ऑब्जेक्टिव था कृषि से जुड़े व्यापार, कृषि से जुड़े व्यापार व सेवाओं को बढ़ाना, सेवाओं को बढ़ाना था। ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001।
ठीक है, नवंबर 2001। अगला सवाल आता है हमारे सामने। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम शहरीकरण था? कौन से राज्य में सबसे कम शहरीकरण था? तो शहरीकरण का जो एग्जांपल लेंगे तो सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर था? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका आंसर लिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1993 को, है ना। यूएसए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश इन इंडिया। नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट कमीशन established in India in on 1993 on 1993, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है अभी? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। प्रधानमंत्री होते हैं इनके अध्यक्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अगले सवाल है हमारे सामने। 2025 में 1 घंटा खेल के में मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था? 29 से 31 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। 1 घंटा खेल के मैदान में 29 से 31 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगस्त 29 से 31। इसके बाद बोला 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था? तो 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल विश्वनाथन ने पाया था। मोहनलाल विश्वनाथन ने पाया, ओके। उसके बाद बोल रहा है, विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन आदमी थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ज्ञान, यहाँ पे जो 4 अक्षर मिलके बन रहा है GYAN, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट 4 GYAN से बन रहा है। तो G स्टैंड्स फॉर गरीब, Y स्टैंड्स फॉर
Y stands for युवा, A stands for अन्नदाता, N stands for नारी। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी इसका राइट आंसर होगा। ब्लू इकोनॉमी शब्द का अर्थ क्या है? ब्लू इकोनॉमी अर्थ का शाब जो है, ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ठीक है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेस। सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद आता है, भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्यमों उद्यमों को समर्थन देती है? विच इंडियन स्कीम सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस? स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट देती है। ऐसी कौन सी योजना जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट देती है? इसका राइट आंसर क्या है? मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट देती है। ठीक है, कौन सी योजना होगा? मुद्रा योजना। अगला सवाल है, जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? द डेमोग्राफिक डिविडेंड, द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? तो बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या, है ना? इसका मुख्य अर्थ क्या है? बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। ठीक है, बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या इसका मुख्य अर्थ है। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई? क्वेश्चंस काफी आसान आसान पूछा गया था, बस वही है कि कंफ्यूजिंग थोड़ा सा था यदि जो प्रैक्टिस नहीं करके गया, क्योंकि क्वेश्चंस का कहीं से भी पूछना यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है यहाँ सामने रख दिया जा रहा था। 15 का मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई? 2014 में। 2014 इसका राइट आंसर है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हो गई थी? विश्व की जनसंख्या कब 1 अरब हुई थी? ये क्वेश्चन, ये भी जो है कि डाटाबेस क्वेश्चन है, जानकारी है तो फिर आप राइट आंसर लगाएंगे, अदरवाइज गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
उन्नीसवीं शताब्दी में इसका 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी को विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। विश्व की विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। इसके बाद सवाल है, नए भीबी ग्राम अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? ठीक है, भीबी ग्राम योजना के तहत, अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को साल में कितने दिनों की रोजगार गारंटी की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 125 दिन। 125 दिन के लिए इस योजना के तहत व्यक्ति को रोजगार की गारंटी की गई है, भीबी ग्राम अधिनियम। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकी पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया? 18 का ए, 18 का 20,000 करोड़। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 20,000 करोड़। टाइप गलत हो गया है, इसका राइट आंसर होगा 18 का 20,000 करोड़। ठीक है, रिपीट हो गई थी वो क्वेश्चन। 19,125 दिन, ये क्वेश्चन यहाँ सही हो गया। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकी पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च करने का निर्धारण लिया गया? कितना खर्च करने को निर्धारित किया गया? तो 20,000 करोड़ जो है कि इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पीएम विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सीओपी 2026 सीओपी 26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा 19 का बी, मिशन लाइफ इसका राइट आंसर होगा। मिशन मिशन लाइफ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता जीएटी की जगह जीएटीटी की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली, जो वैश्वीकरण के लिए एक मुख्य कारण बना? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ ने ली। बोल रहा है कि 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता की जगह
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली? तो सामान्य समझौता पहले होता था वैश्विक टैरिफ और व्यापार पर, लेकिन उसकी जगह जो है कि किसका स्थान आया? अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल जो है संगठन, किसका ये जगह पर आया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, मुख्यालय बता चुके हैं, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत के झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहती थी? 21 का डी जो हो गया राइट आंसर यहाँ पर, महाराष्ट्र में हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे लिखा है, तो महाराष्ट्र में क्या है ना, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का सर्वाधिक भाग रहती थी। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का सर्वाधिक भाग जो है रहती थी। ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी, है ना, मतलब इन्वायरमेंट, ग्रीन जहाँ दिखे वहाँ पर्यावरण या पेड़ पौधा जरूर आता है, तो ग्रीन से पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इसमें ध्यान देना क्या है? पर्यावरण को। एनवायरमेंट को फोकस करना है, एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट ग्रोथ को ध्यान देना है, जिससे कि पर्यावरण पे ज्यादा कोई दुष्प्रभाव सामने ना हो। भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? भारत में आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से प्रेरित था, है ना, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से, है ना, जो है कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित था। अगला सवाल है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 22-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे? 24, ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है। 24 का सी हो गया, 24.82 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। कितना? 24.82 करोड़ व्यक्ति जो है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या हुए? बाहर आए थे। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लिपफ्रॉगिंग, संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण। इसका राइट आंसर होगा ए।
बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में और प्रमुख बदलाव, क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव, है ना। तो कृषि से छोड़ करके हम लोग सेवा क्षेत्र पे जो बोलते हैं, द डोमिनेंट शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर, है ना, फॉर जीडीपी कंट्रीब्यूशन bypassing a massive industrialization phase। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका इस दिल्ली है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित किया गया था, बिहार में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित किया गया था बिहार में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में आयोजित हुआ था। बी राइट आंसर, ब्राजील। ब्राजील। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको 2025 वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओसामू सुजुकी को जो है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ओसामू सुजुकी को। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कौन सा फिल्म था ये। तो फ्लोरिंग मैन। फ्लोरिंग मैन इसका राइट आंसर होगा क्या, फ्लोरिंग मैन। 29 का सी हो गया, फ्लोरिंग मैन। इसको सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन, है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कि आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव मानव अधिकार दिवस 10 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? रूस यूक्रेन का जो युद्ध था किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 32 है ना। बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर यहाँ लिया है। 2014 में भी एक बार पहले हुआ था। इसका मतलब 2014 में पहले हुआ था, फिर 2022 में शुरू हुआ। तो जो ए मारा है वो भी सही हो गया, जो सी है तो है ये सही। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? है ना। नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो कौन सा वो क्षेत्र था? 33 का बी। वस्त्र रत्न और आभूषण, टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो भाग था, डिपार्टमेंट था, निगेटिवली सफर हुआ। मैंने ज्यादा प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी, वो क्या हुआ? नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित हुआ। वर्ष 2007 में गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण था? तो हमास का। 2007 में गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण था। हमास का नियंत्रण था। वन्य जीव संस्थान भारत के किस शहर में है? तो वन्य जीव संस्थान भारत के देहरादून में स्थित है। देहरादून में। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 36 नंबर का राइट आंसर होगा ए, 2024 में।
पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद राइट कौन सा सवाल है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी? तो कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का बी, चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। फोर्थ बाइनियल डेट रिपोर्ट। बी यू आर का अर्थ यहाँ BIENNIAL बाइनियल अपडेट रिपोर्ट बोलते हैं इसको। बोला है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी? बाइनियल अपडेट रिपोर्ट 2024 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रा पेरू ने पिछले सप्ताह कच्चे तेल के खेप को प्रशांत महासागर के आसपास पानी में गिरा दिया? उत्तरी तटीय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी तटीय क्षेत्र है ना। पर्यावरण आपातकाल की जब घोषणा हो गई तो पेरू की सरकार ने, जहां तेल कंपनी पेट्रा पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल के जो खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया। पेट्रा पेरू की जो है सरकार ने उत्तरी तटीय क्षेत्र में, उत्तरी उत्तरी तटीय क्षेत्र में गिरा दिया। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? पेप्सिन। एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? तो इसका राइट आंसर लिया है 1956 को। से एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाना जाने लगा। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग के करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वे किसमें सवार हो रहे हैं, है ना। तो यात्री को स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया था, वो किसमें सवार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा रेलगाड़ी में। हवाई जहाज में नहीं भाई, रेलगाड़ी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के
और भी में शामिल है। चार गो भी है जिसमें से कौन सा भी में शामिल है बिग डाटा का? इसमें सत्यापन वेरिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो बिग डेटा के ही में शामिल है। वेरिफिकेशन शामिल है, ठीक है। भी स्टैंड्स फॉर ईयर वेरिफिकेशन। यहाँ चार गो भी है अंग्रेजी में। भी फॉर वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेराइटी, वेरिफिकेशन। राइट आंसर यहाँ पर होगा वेरिफिकेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मड़ुआ का एक किस्म है? 43 का ये सवाल का आंसर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसको गलत माना है। बोला है 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है सिडनी यूनिवर्सिटी, डब्ल्यू ऐसी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, है ना। एक कैंपस बनाने की योजना बना रही है, कहाँ पर है वो? उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। पॉलीसाइथोमिया से संबंधित एक रोग है। पॉलीसाइथोमिया एक रोग है, वो कहाँ का रोग है भाई? तो ये रोग है ब्लड से रिलेटेड। पॉली पॉली पॉलीकाइथोमिया या साइथोमिया जिसको बोलते हैं, ब्लड से रिलेटेड रोग है। अम्लीय वर्षा एक काफी आसान क्वेश्चन था। अम्लीय वर्षा का प्रारंभिक और प्रमुख कारण क्या है? प्राथमिक और प्रमुख कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और, तो इसको समझाने के लिए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बहुत ही अलग अलग रीजनों से क्या होता है, एटमॉस्फेयर को जाता है ना। और वहां से ये मिल करके क्लाउड पे जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स उससे मिल करके रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है या HNO3 बनाता है। तो ये काफी दोनों हाईली पॉइजनस केमिकल है, ठीक है। ये काफी पॉइजनस केमिकल है, HNO3 H2SO4। ये सब जब भी पड़ता है आपका क्रॉप्स पे या फट बिल्डिंग पर, तो उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है या डिके कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम
विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है उत्सर्जन कटौती, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमिशन कंट्रोल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फर्स्ट इम्पोज्ड लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टेंजेंट्स ऑन डेवलप्ड कंट्री। तो इमिशन पे रिडक्शन करना, इमिशन इमिशन रिडक्शन टेंजेंट्स ऑन डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्रीज जो बात उठा है, तो इस पे क्या कौन सा प्रोटोकॉल के तहत? मॉनिट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल्स के तहत जो भी उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन पे कंट्रोल लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी के वर्तमान में? तो उर्सुला वान डेर लेयन। जो करंट को एकदम अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो वही उसका आंसर ले पाएंगे। उर्सुला वान डेर लेयन इसका आंसर होगा। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले के किस ऑपरेशन नाम के तहत किए थे? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला हुआ था, परमाणु हमला किया, वो कौन सा ऑपरेशन के तहत किया? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसका क्या नामकरण हुआ? ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएस यूएस ने ईरान पर जो हमला किया। यूनाइटेड स्टेट ने। ठीक है। 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित है? हिंसक झड़प जो बीच में हुआ था, तो मैतेई और कुकी जो के बीच में जो है हिंसक झड़प हुआ था। बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? तो टांडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति की जो है, द हैबिटेट ऑफ बिरहोर ट्राइब इज कॉल्ड टांडा। द हैबिटेट ऑफ बिरहोर ट्राइब कॉल्ड टांडा। मुंडा जनजातीय समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है? द डॉर्मेटरी इन मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड डॉर्मेटरी इन युवा ट्राइब, मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड गितियोड़ा। युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 53 का आंसर, 53 का सी लिया है, 1760 नहीं होगा। सी लिया है, 1780 में लिया है आंसर। ठीक है। रामगढ़ हिल ट्रैक, रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना 1780 में हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 में
पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? तो कैप्टन जैकब केनेक कैमेक इसका राइट आंसर 54 का होगा, कैप्टन जैकब जैकब केमेक। 1944 ईस्वी में दिसम गुरु शिबू सोरेन किसके बाद बनाए गए, किसके अध्यक्ष बनाए गए? यहाँ पे अध्यक्ष छूट गया, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। किसके अध्यक्ष बनाए गए? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त स्वशासी परिषद के। इसका क्या आंसर होगा? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट बनाए गए। गेहूं फसल की सिंचाई के लिए 56 नंबर क्वेश्चन। फसल की सिंचाई के लिए इनमें से कौन सी क्रांतिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? सिंचाई व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़ की शुरुआत अवस्था, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप? तो इसका क्या होगा? तो क्राउन जड़ की शुरुआत अवस्था जो होगा, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। किस प्राचीन ग्रंथ ने में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है? झारखंड को पुंडरीक देश किसने कहा है? तो महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश कहा है। ठीक है, झारखंड को पुंडरीक देश कहा है कब? महाभारत काल में कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत काल में महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया। अगला सवाल है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में किस मंदिर का निर्माण किया? इसका आंसर है सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सुतियाम्बे में किया। 58 का बी। अरहर का उगठा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है? तो 59 का बी, कवक फंगस के कारण ही होता है उगठा रोग। अगला सवाल है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अनाज नहीं है? 60 का सी होगा, अरहर। ठीक है, 60 का सी होगा, अरहर जो है एक अनाज नहीं है। ज्वार एक अनाज है, ये आंसर में नहीं होगा, ये होगा अरहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है? पोटास युक्त उर्वरक कौन सा है? 61 का डी, MOP जो है पोटास युक्त उर्वरक है। निम्नलिखित में से ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? और फूलों फसलों सब्जियों
उन बीजों की गुणवत्ता का एक आकार को बढ़ाता है। 62 का सी होगा, पोटेशियम होगा, फास्फोरस नहीं होगा। पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? गुमला में स्थित है। ठीक है। बस 1585 में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 का? शहबाज शहबाज खां कम्बू कम्बू को, शहबाज खां कम्बू को। बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी? 65 का राइट आंसर होगा, डी होगा। 18 1899 में डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा मुंडा डोम्बारी पहाड़ पर भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान के लिए बैठक किए थे किस वर्ष? 1899, 1899 ईस्वी में। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? 66 का सी होगा, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक बने थे। ठीक है। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग मेडिवल टर्म। तो मध्यकालीन समय को मिलान करना है कि इसका समय कब आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 67 का 67 का बी राइट आंसर होगा। ए का यही रहेगा, खुलबा खुतबा। शुक्रवार की नमाज में नमाज के दौरान शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला उपदेश है ना, खुतबा। शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला उपदेश को खुतबा कहते हैं। बी का 3 हो गया, सिजदा। सिजदा किसको कहता था? सम्राट के समक्ष प्रणाम करना को सिजदा कहता था। प्रणाम करने की बलबन द्वारा जो है शुरू किया गया था। फिर बोल रहा है इक्ता। इक्ता दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व आवंटन को इक्ता कहा जाता है, इक्ता प्रथा, है ना। और टंका, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलन में लाए गए चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता है, टंका। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टंका का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ठीक है। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास में के संदर्भ में नाग नाथपंथी
नाथपंथी सिद्ध और योगी निम्नलिखित में से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का ए राइट आंसर। निराकार वास्तविकता निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान से जुड़े थे। कथन एक, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। कथन बी, स्टेटमेंट बी बोला है, अमरनायक सैन्य सेनापति थे जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिसमें से वे राजाओं के लिए घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रखरखाव के लिए वसूलते थे, कर वसूलते थे। इसका राइट आंसर 69 का क्या होगा? ए होगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही तथा कथन बी कथन ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका दोनों सही होगा, राइट आंसर है ए। मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की भूमि सभी भूमि का स्वामी माना जाता था। दूसरा बोल रहा है, जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि में कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और वे राज्य की और से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन वास्तविक खेती किसानों द्वारा ही की जाती थी। 70 का डी, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि को स्वामी माना जाता था, नहीं, कथन ये गलत माना जाता है यहाँ पर। कथन ए गलत है, कथन बी जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उनकी उपस्थित उसकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलान करें। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता है, बार बार पूछता है। हड़प्पा संस्कृति से ये सवाल पूछता है तो ये सवाल बनेगा ही बनेगा। क्या 71 का क्या बोल रहा है? चुंदड़ो। 71 का ए जो है राइट आंसर है। अब वो कैसे है मिलान करेंगे हम लोग और समझेंगे। चुंदड़ो एक का दो लिया है, शिल्प उत्पादन के लिए है, विशेष केंद्र थे उनका बनाने के लिए। शिल्प का उत्पादन जो किया जाता था, तो चुंदड़ों में सबसे ज्यादा शिल्प का उत्पादन होता था। ठीक है। दो बी का ए, कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले, है ना, कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले। फिर धोलावीरा, धोलावीरा से क्या मिला? सी का चार, बड़े जल भंडार मिले। धोला, धोया, धोया से जब जल मिलेगा तो मिलेगा, धोने का काम होगा, तो धोला से, है ना, जल भंडार, बड़े जल भंडार मिले धोलावीरा से। और बनावली से हल्की टेराकोटा प्रतिमाएं मिली। वन लगाने के लिए हल चाहिए तो हल्की टेराकोटा प्रतिमाएं मिली। ठीक है। 71 हो गया। 72, प्राचीन ग्रंथों को उनके विषय लेखकों से मिलान करें। अष्टाध्यायी, जब हम बचपन से हम लोग जानते हैं कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। चरक सुश्रुत है, चरक संहिता के लेखक चिकित्सा शास्त्र से है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त है। और शिल्पाधिकारम, ये 72 का बी बोला है। डी का चार, शिल्पाधिकारम का कोवलन और कन्नगी के बारे में तमिल महाकाव्य है। तो ये तीनों कंफर्म था। ठीक है, तो हम लोग तीनों को मिला दिए तो चौथा ऑटोमेटिक मिल गया। तो इसका राइट आंसर एक बी सी डी, बी होगा राइट आंसर। ठीक है। प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्षित सातवाह शब्द का तात्पर्य क्या है? सातवाह शब्द का अर्थ है व्यापारी कारवां का नेता। व्यापारी कारवां का नेता, व्यापारी कारवां का नेता सातवाह, सार्थवाह है।
सातवा। ठीक है। व्यापारी व्यापारी कारवां का नेता कहा जाता है यहाँ पर। अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था। तो इसमें कौन कौन सा कथन है, कथन पर क्या त्रुटि है और सही क्या है, उसको भी देखेंगे। 74 का बी राइट आंसर होगा। इससे कम, इसमें चार ऑप्शन दिया है और मिलान करना है। बोल रहा है कि कंपनी को देय भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करें। इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू की गई। इसका राइट आंसर 74 का होगा बी। केवल एक, दो और चार सही है, तीन जो है ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके संबंधित प्रावधानों, विशेषताओं तथा परिणामों के साथ मिलान कीजिए। तो हम लोग इसको मिलान करेंगे तो हम पाएंगे पर अलग अलग जो है दिया है, कौन सा कब मिलेगा। ये जानना जरूरी है हमारे लिए। 75 का ए राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग में ए राइट आंसर होगा। तो ए क्यों होगा, मिलान में ए का रोलेट एक्ट का यहाँ पे आंसर होगा। रोलेट एक्ट, ए का दो लिखा है रोलेट एक्ट, सूची वन सूची रोलेट एक्ट ए का। रोलेट एक्ट बिना मुकदमे के निरोध। फिर 75 बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ये इसका क्या मैच होगा, बी का थ्री। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, इसके तहत क्या किया जाता था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से पत्र का भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू किया गया था। डी, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका क्या होगा मैच, ये किसका मैच होगा, प्रांतीय स्वायत्तता, एक का डी, डी का एक। भारत शासन अधिनियम, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 बिना मुकदमे के निरोध, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 बिना मुकदमे के निरोध, इसका राइट आंसर बी होगा। बिना
बिना मुकदमे के निरोध। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, इसका 3 होगा मैच। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। इसके बाद सी में क्या है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। प्रेस से हम लोग पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि ये भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण के लिए ये था। भाषाई समाचार, ये 4 होगा। भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण। इसके बाद आता है डी, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक नंबर। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग हो गए हम लोग। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद की रचना किसके द्वारा की गई? हरिसेन द्वारा, संस्कृत भाषा में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान से है संबंधित। मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुदकस्त और पाहीकस्त शब्द का तात्पर्य क्या था? लगभग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सेशन लंबा हो रहा है पर सारे क्वेश्चंस का एक साथ हम लोग डिस्कशन भी कर ले रहे हैं। मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज में के संदर्भ में खुदकस्त और पाहीकस्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 78 का क्या होगा राइट आंसर? बी है। दो प्रकार के किसान। खुदकस्त और पाहीकस्त क्या है? दो प्रकार के क्या है? किसान है। निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सबसे पहले समझा था? 79 का क्या जेम्स प्रिंसिप ने समझा था सबसे पहले? संविधान सभा, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सबसे आसान सवाल था ये, बी आर अम्बेडकर। इसके बाद बोला शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया? किस वाद में सम्मिलित किया गया? क्या होगा राइट आंसर इसका? शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न से किस वाद में सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया ना ये? 81 का सी ले रहा है। मोहनी जेम बनाम कर्नाटक राज्य के जो ये था, केस था, तो उसमें इसको सम्मिलित किया गया। शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार समझा जाने लगा।
प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निर्देशन, समन्वय और निर्णय नियंत्रण करना है। 82 का राइट आंसर क्या होगा? ए, एल डी वाइट के द्वारा ये आंसर किया गया। एल डी वाइट, ये कहा गया, क्या कहा गया? प्रशासन की कला, the art of administration is direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective। एल डी वाइट ने ये शब्द कहा, ठीक है। इन्होंने कहा, एल डी वाइट ने कहा, ठीक है। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग है अगला। 82 का ये होगा, एल्बर्ट ए सिम्पसन, टिफनर और इयन केटर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो केवल ए ही आंसर होगा, केवल एल डी वाइट ही ने कहा था इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर केवल एक ही होगा, एल डी वाइट ही ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीन होती है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती है। स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। स्थानीय शासन राष्ट्र के हित में कार्य करती है। तो 83 का राइट आंसर सी होगा, स्थानीय शासन अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त करती है। राइट आंसर सी होगा। 84 का जो है, मैच द फॉलोइंग है। बोल रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नगर पंचायतें, पंचायती राज चुनाव, दो स्तरीय प्रणाली। इसको मैच ए, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पहले मैच करेंगे सबसे पहले। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक का सी होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सी होगा, बी आर मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बी आर मेहता समिति के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बी आर मेहता के द्वारा। नगर पंचायतें 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 3 का पंचायती राज चुनाव, पंचायती राज चुनाव 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद द्विस्तरीय प्रणाली, अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक अशोक मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया। तो इस तरह से मैच हो गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बी आर मेहता लाए थे। पंचायती राज चुनाव 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता समिति के द्वारा लाया गया। नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत लाया गया। 74वां संशोधन के द्वारा। तो मैच द फॉलोइंग में राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? कौन सा भाग, 85 का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य घोषित करता है?
बी आंसर होगा। केवल केवल दो भाग चार। भाग चार जो है इसका राइट आंसर होगा। सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभाग क्षेत्रों पर आधारित था? संघात्मक सुशासन इंडेक्स। कुछ क्वेश्चन छूट गया ना। सुशासन इंडेक्स का रिपोर्ट पहला संस्करण कितने सरकारी विभागों इस क्षेत्र पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर 89 का बी हो जाएगा। 10। तो इसमें मैच करना है, तो ओनली 1 2 1 3 एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। 1 3 बी नहीं होगा, 1 3 एंड 4 होगा। 1 3 एंड 4। तो इसका राइट आंसर 89 का बी है। केवल केवल दो। ये तीनों गलत है। केवल सुशासन इंडेक्स केवल 10 संस्करण और सरकारी विभाग पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, वह तरह से मिलान संशोधन। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत था यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। केवल करेक्ट आंसर को मिलाना था। इसका इसका आंसर बोर्ड नहीं दिया है, उसको बोनस मार्किंग दिया है इसमें। 91 बोल रहा है, भारत की अनुसूचित जनजाति के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर सही है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है कौन सा वितरण जो है किस तरह से है? तो उस पर बोल रहा है 91 का डी होगा। डी 91 का 91 का डी सही होगा। कोटा, वारली, भील एवं गद्दी। क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर जो है किस किस का वितरण है? तो कोटा, फिर वर्ली, भील मध्य प्रदेश में आता है, और गद्दी गद्दी हिमाचल गई। तो ये हिमाचल के हैं। भील जनजाति जो है सब मध्य प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। वर्ली हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र में है। और कोटा ये सब तमिलनाडु वगैरह में, केरल या तमिलनाडु में मिलते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से विकेंद्रीकरण इसका वितरण इस तरह से इस यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो 92 का दिया है, भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं, माने उर्वरता जल उपलब्धता के कारण। प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से निम्न घनत्व वाला है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा 92 का? 92 का ए बता रहा है। केवल एक और दो सही है। एक और दो सही माने उत्तरी मैदान ऊंचे घनत्व के, स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। तो आंसर ए होगा इसका। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन एक भार ह्रास उद्योग नहीं है, जिसका वेट लॉस नहीं होता है? भार ह्रास उद्योग नहीं है 93 का। तो इसका 93 का ए राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग जो है भार ह्रास उद्योग नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। ये किस समूह में आती है? 93 का ये होगा पंचम क्रियाकलाप में, है ना? किनारी एक्टिविटीज।
किनारी किनारी एक्टिविटीज में आता है, पंचम क्रियाकलाप एवं कृषि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग भर भर के दिया था, तो अब मैच करना है। भीमताल, द्रवण झील, अष्टामुदी नदीय झील, पुलिकट अनूप झील और पेंगोंग सो। पेंगोंग सो पुलिकट अनूप झील, पेंगोंग सो विवर्तनिक झील। तो इसमें बोला है कौन सा सही नहीं मिलान है। 95 का बी जो है सही नहीं है। बी में क्या अष्टामुदी, अष्टामुदी ये नदिया झील जो है ये सही नहीं है। बाकी पुलिकट अनूप झील सही है। पेंगोंग विवर्तनिक झील, भीमताल द्रवण झील। झील के प्रकार दिए हैं, डिसोल्यूशन लैक, है ना। इसका राइट आंसर खाली ये बी होगा जो कि गलत मैच है। अष्टामुदी फ्लूवियल लेक, पुलिकट लेगून लेक, पुलिकट लेगून झील है। पुलिकट लेगून झील, अनूप अनूप झील मैंने लेगून झील, है ना, अनूप झील लेगून लेक है। पेंगोंग टेक्टोनिक लेक, पेंगोंग सो टेक्टोनिक, टेक्टोनिक लेक। और भीमताल जो है डिसोल्यूशन लेक, डिसोल्यूशन लेक। ठीक है, 95 हो गया। 96 में फिर मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मैच करते करते। अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्वोत्तरी विस्तार को रोकती है, यहाँ पे बोल रहा है। इसका ऑप्शन एस, अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है। बोला अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है। अरावली की श्रेणियों का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है। अब इसमें से मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 96 का डी, उपरोक्त सब सही है। जितना है अरावली श्रेणी का मरुस्थल से विस्तार, मरुस्थल के पूर्वोत्तर विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है। अरावली की श्रेणियों का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है। सब सही है यहाँ पर, ऑल ऑफ द उपरोक्त सब सही है ना। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर मैच और इसमें से हम लोग कुछ मैच कर सकते थे। 96 नीलगिरी वॉल्केनिक जो है ये करेक्ट नहीं है। नीलगिरी, नीलगिरी लिखा है ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि गलत है। बाकी सब सही है ना। अरावली अवशिष्ट पर्वत है, हम लोग जानते हैं। हिमालय नवीन वलय पर्वत है, न्यू वॉल्केनिक यंग फोल्ड माउंटेन है या हिमालय। और सतपुड़ा जो है भ्रंशित ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा जो है ब्लॉक माउंटेन है। सब सही है, ठीक है। गलत क्या है? नीलगिरी ज्वालामुखी पर्वत गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नील पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 98 का सी हो गया राइट आंसर, असम को। असम को हम लोग लाल नदी और नील पहाड़ियां, लाल नदी और नीली पहाड़ियां, नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं, असम को। द्वीप समूहों समूह द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? 99 का 99 का डी लिया है। 99 का डी में कितना है आंसर? 11,009, 11,098.81। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इजलैंड आइलैंड्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, कौन सा ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? 100 नंबर का सी दिया है, बेरन द्वीप जो है ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। ठीक है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, बाकी सब जो है नेचुरल। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।